हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल इन कंपटीशन स्टेप अप। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फिजिक्स मतलब कि भौतिक विज्ञान से हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो भौतिक विज्ञान का कोई भी प्रश्न अगर आपके सामने आता है तो आप उसका उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे। बस साथ साथ में पेन और कॉपी को ले लीजिए और जो जो भी टिप्स मैं आपको बताती जा रही हूँ, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ, उन्हें आपको नोट डाउन करते जाना है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? खगोलीय दूरी को कैसे मापा जाता है, या फिर यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ये आपको बतानी है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, देखिए इस रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको बहुत कोई कन्वर्जन या ऐसी कोई चीज नहीं पूछी जाएगी। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है वो इसके उत्तर देने के बाद में बताऊंगी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मतलब कि जो कि एस्ट्रोनॉट्स यूज करते होंगे। एस्ट्रोनॉट्स क्या यूज करते होंगे? स्पेस में प्लैनेट्स के बीच में दूरियों को नापने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी हुई है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, तो पहला आपको एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो आपको बता दूं कि एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबके लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सिंबल यूज किया जाता है वो इस तरह से होता है। इस एंगस्ट्रॉम यूनिट का यूज होता है लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। किसके लिए हम इसे यूज करते हैं? लाइट की वेवलेंथ को, ठीक है, जिसे आप लैम्डा जैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। तो लाइट की वेवलेंथ मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम यूज किया जाता है। आप उसको और बेहतर तरीके से ऐसे याद रख सकते हो कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो लाइट की क्या वेवलेंथ है, इसे मेजर करने के लिए तो एंगस्ट्रॉम यूज किया जाता है, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज नहीं की जाती। फिर आता है नेक्स्ट आपका किलोमीटर। तो किलोमीटर को हम यूज करते हैं दूरियों को नापने के लिए, इंसानों के बीच की नहीं, डिस्टेंस को नापने के लिए, सड़क की, शहरों के बीच की दूरी को, मतलब कि हमारी नॉर्मल सरफेस पे जो आपको मेजरमेंट करना होता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, उनके दो बिंदुओं के बीच में जो लंबाई है, अगर आपको उसका अनुमान लगाना है तो उसके लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं, ओके। आगे चलेंगे, समुद्री मील। अब जिससे नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉटिकल मील मतलब कि ये होता है कि समुद्र के अंदर में डिस्टेंस या फिर कितना लंबाई है, उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम समुद्री मील का उपयोग करते हैं। तो बात बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। प्रकाश वर्ष जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर को यूज़ किया जाता है एरोनॉटिकल डिस्टेंस के लिए। और अगर मैं बात करूँ 1 लाइट ईयर की, जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को AU से रिप्रेजेंट किया जाता है और खगोलीय दूरी का मात्रक है लाइट ईयर। 1 एंगस्ट्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो बराबर होती है 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। मतलब कि एक्चुअल में मैं ये जो लिख रही हूँ यहाँ पे वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस नहीं है। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का मतलब ये है कि प्लैनेट्स के बीच की दूरी को आप कैसे नापोगे। तो जी हाँ, हम लाइट वर्ष का यूज़ करते हैं, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। तो सन और अर्थ के बीच में अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो वो टोटल कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर, ओके। और ये 150 किलोमीटर बराबर होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के, मतलब कि 1 लाइट वर्ष के, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है आपके अर्थ और सन के बीच में। तो आपसे यही पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसके आंसर के बाद में बताऊंगी, तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो आपको याद रखना है 150 मिलियन किलोमीटर्स इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो चलो, इसका तो हमें सवाल का जवाब मिल गया कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जितनी भी होती हैं, डिस्टेंस जो होते हैं, उसको हम प्रकाश वर्ष से या फिर खगोलीय दूरी को हम प्रकाश वर्ष से नापते हैं। पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए गुणा करना पड़ता है। अब अगर मेरे पास 1 पाउंड है और मैं चाहती हूँ कि उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि पाउंड हमारे यहाँ इंडिया में तो नहीं चलता, बाहर चलता है, यूरोपियन कंट्रीज में चलता है। तो इसे कन्वर्ट कैसे किया जाए? तो बस याद रखिए 0.54 जो आपका किलोग्राम है, अगर आप उससे पाउंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 2 पाउंड है तो 2 पाउंड को आपको क्या करना है,
0.454 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको किलोग्राम में यूनिट मिल जाएगी। पाउंड को हम क्यों लेते हैं? पाउंड की वैल्यू जो होती है वो मास को या फिर आप कह सकते हो वेट को, भार को मापने की विधि है, मापने का मात्रक है, ठीक है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया जाता है। अब इंडिया में हम किसका यूज करते हैं? हम यहाँ पर किलोग्राम का यूज करते हैं, ग्राम का यूज करते हैं। तो अगर मुझे किलोग्राम में करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 0.454। अब आप बोलेंगे कि मैम इसमें तो कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है, तो ये जो पहला आपका ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि 0.4536 लिखा हुआ है। अब 6 है तो हम इसको अगर दशमलव के बाद 5 से बड़ी अगर कोई नंबर होता है तो उसके आगे वाले नंबर को आप एक नंबर ज़्यादा लिख सकते हो। तो यहाँ पे 6 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 भी आप लिख सकते हो। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो देखिए 1 माइक्रोन जो है ये 10 टू दी पावर 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर के बराबर होता है। ये माइक्रोन की वैल्यू होती है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको, लेकिन यहाँ पर तो मुझे mm में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -6 और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 1000। तो यहाँ पर क्या बचा? 10 टू द पावर -3। अब इस 10 टू द पावर -3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/10 टू द पावर 3, और इस 1/10 टू द पावर 3 को मैं लिख सकती हूँ 0.001, क्योंकि पॉइंट का आपको नीचे 1 मिलता और 1 के बाद 3 0, ठीक है। तो इस तरह से मेरा सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0.001 मिलीमीटर्स। ओके, सो यहाँ तक तो हम बिल्कुल सही समझते हुए जा रहे हैं। क्वेश्चंस के आपको कुछ जो ट्रिक्स मैं बता रही हूँ, जैसे कि 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 मीटर होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करते जानी चाहिए। अब आ जाते हैं कि तापमान का SI मात्रक क्या होता है। अब टेम्परेचर ऑफ SI द यूनिट, आई थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था कि द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज क्या होती है, तो जूल, केल्विन, वॉट या फिर कैलोरी, ठीक है। अब देखिए यूनिट ऑफ हीट, जूल जो है बेसिकली हम एनर्जी को या फिर आपकी ऊर्जा को का मात्रक होता है जूल। केल्विन जो है ये आपका टेम्परेचर का होता है, वॉट जो है वो पावर का होता है, और यूनिट ऑफ हीट जो है वो कैलोरी है। लेकिन यहाँ पे SI यूनिट की बात की जाए तो SI यूनिट होती है केल्विन, ठीक है। अब ये तो हमने जान लिया कि टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन होती है, लेकिन SI का मतलब क्या होता है? SI का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनली। इंटरनेशनली एक चीज डिसाइड की गई कि आयात निर्यात में, बिजनेस के एस्टेब्लिशमेंट के लिए और बाकी चीजों के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए जरूरी है कि पूरी दुनिया में एक ही यूनिट का यूज किया जाए। तो उनके ऐसे 7 यूनिट्स बनाई गई जिनको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, जैसे कि करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, मोल हो गया जिसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो जिनकी एक एक हमने मात्रक या फिर एक एक यूनिट दे दी। अब इन मात्रकों का कन्वर्जन भी हमने सीख लिया, ताकि जैसे इंडिया में पाउंड नहीं चलता, यहाँ किलोग्राम चलता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ पाउंड में आ रही है तो उसको किलोग्राम में कैसे नापा जाए। तो हम क्या करेंगे, उसे 0.454 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें किलोग्राम में मिल जाएगा। उसी तरीके से ऐसे सारे ही 7 फंडामेंटल यूनिट्स बनाई गई ताकि दूसरे देशों में जिस भी यूनिट में उसे यूज़ किया जाता है इसके अकॉर्डिंग हम उसे कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। और एक सिमेट्री बनी रहे हर जगह, इसके लिए ये डिसाइड किया गया कि इन यूनिट्स को हमने 7 यूनिट्स को हमने पहले ही बता दिया कि भैया ये यूनिट्स हैं जिनकी हेल्प से आप दूसरी यूनिट को भी मेजर कर सकते हो। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है विभवांतर नापने के लिए प्रयुक्त युक्ति कौन सी मानी जाती है? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वोल्टेज इज नोन एज वोल्टामीटर, एमीटर, वोल्टमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। अब देखिए नाम से समझ में आ जाएगा वोल्टमीटर, कि वोल्टमीटर का यूज किया जाता है किसको नापने के लिए? विभव को, विभवांतर को नापने के लिए, मतलब कि वोल्टेज को नापने के लिए। लेकिन आप लोग कंफ्यूज किस में हो सकते हैं? वोल्टामीटर को। लेकिन वोल्टामीटर, जिसको अपन कोलोमीटर भी कहते हैं, इसका यूज किया जाता है चार्ज को मापने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज कितना है उसे मेजर करने के लिए आप वोल्टामीटर का यूज करते हो, ठीक है। अब आते हैं एमीटर में। एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र होता है जिसके मदद से आप करंट को मेजर करते हो,
ठीक है। फिर आते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर अगेन हम करंट के मापने के लिए ही, ठीक है, यूज़ करते हैं। ओके तो आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट के मैंने आपको उपयोग भी बता दिए और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें समझ में आ गया कि वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है वोल्टेज को नापने के लिए। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो वेक्टर जिनका मान अलग है ना, दो वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब कि दिशा तो हो ही, साथ ही साथ उनका मान भी हो। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो इसमें आप बस ये देखोगे कि मैंने सिर्फ एक रास्ता कवर किया हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने 10 किलोमीटर नॉर्थ में कवर किए, तो यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। तो जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चीज़ें होती है, तो जो भी चीज़ें हैं वो वेक्टर यूनिट कहलाती हैं। जो भी यूनिट होती है वो वेक्टर यूनिट होती है। और जहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वो यूनिट क्या कहलाएगी आपकी? वो यूनिट सिर्फ और सिर्फ आपकी वेक्टर नहीं, सदिश यूनिट कहलाती है। ठीक है ना। चलिए, तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, मतलब उन्होंने दो वेक्टर्स की वैल्यू बताई हुई है। मान लीजिए कि एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है B। ठीक है। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि इन दोनों की डायरेक्शन एक है। इन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ इनका मान अलग है। मान लीजिए इसका मान है 10 और इसका मान है 20। अगर इन दोनों का आप देखोगे कि एक ही डायरेक्शन है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो मुझे इनका सम क्या मिलेगा? इसका सम मुझे मिलेगा 30। अगर मान लीजिए कि एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, तो अगर मैं इनका सम करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? ये माइनस हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अलग है, तो इस केस में 10 मिलेगा। ठीक है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना है और जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है उसे भी ध्यान में रखना है। उनकी दिशा अलग होगी। दो वेक्टर जिनका मान अलग है, क्या उनकी दिशा अलग होगी? जरूरी नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो वेक्टर्स हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी दिशा अलग ही हो सकता है कि उनकी दिशाएं सेम हो सकता है ये 20 है और ये 30 है, इनका मान अलग है लेकिन दिशा एक हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि एक की दिशा ऐसी और एक की दिशा ऐसी भी हो सकती है। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं है। उनका परिणामी शून्य होगा। क्या आप उनको जोड़ोगे तो आपको शून्य मिलेगा? जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के मान क्या है? अलग अलग है। ठीक है। एक का मान 20 है और एक का मान 30 है। परिणाम एक जैसा अगर होता है, मतलब अगर उनकी वैल्यू सेम होती और डायरेक्शन अलग होती तो इनका परिणाम शून्य होता। तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, बिल्कुल ये सही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उनका जरूरी परिणामी शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों का मान अलग है। तो अब चाहे वो आप उनको जोड़ो चाहे आप उनको घटाओ, आपको कोई वैल्यू मिलेगी, कोई मान ही मिलेगा, लेकिन कभी भी वो शून्य नहीं हो सकता। उपयुक्त में से कोई नहीं तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। हमें सी सही ऑप्शन लग रहा है और बिल्कुल सी इसका सही आंसर है। अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? अब इसमें से स्केलर और वेक्टर आपको दो क्वांटिटी पूछी होती हैं। स्केलर क्वांटिटी याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसको आप सदिश बोलते हो। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि वेक्टर राशि को तो इंग्लिश में वेक्टर ही आप समझिए। तो वेक्टर राशि जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन भी होगी। बल, चाल, ऊर्जा या तापमान, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन है? देखिए, नीचे से शुरू करेंगे। टेम्परेचर। टेम्परेचर में सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए, किस दिशा में बढ़ रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर आते हैं एनर्जी, ऊर्जा, हमें कितनी ऊर्जा मिल रही है, बस हमें उससे काम है। ठीक है। किसने कितना ऊर्जा का खपत किया, कितनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, बस इसी से मतलब है। लेकिन वो किस डायरेक्शन में जा रही है हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो ऊर्जा भी आपकी कैसी क्वांटिटी होती है? ये आपकी स्केलर क्वांटिटी हुई। स्पीड, कोई चीज़ स्पीड में चल रही है, भैया एक गाड़ी स्पीड में जा रही है, तो वहाँ पर सिर्फ उसका कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने समय में कितनी दूरी को नापा है, बस यही मापा जाएगा। पर ये नहीं देखा जाएगा कि किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर डायरेक्शन होती तो वो वेलोसिटी हो जाती, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का कोई खेल नहीं है, तो इसलिए स्पीड भी क्या होगी? आपकी स्केलर या सदिश राशि होगी। वेक्टर क्वांटिटी, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप सभी, फोर्स ही होगी। क्यों फोर्स होगी? क्योंकि फोर्स में किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, ये मैटर करता है। तो फोर्स जो है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके,
तो यहाँ से हमारे को आंसर मिल गया। आगे बढ़ेंगे, सदिश राशि जानेंगे। सदिश राशि है द वेक्टर अमाउंट इज, तो प्रेशर, एंगुलर मोमेंटम, फ्लो या पावर। तो भाई देखिए प्रेशर आपका अमाउंट रखता है, मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन नहीं होता है इसमें, इसलिए ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखती हूँ, फिर आप बताइए, खुद ही सोचिए कि क्या एंगुलर मोमेंटम जो है ये क्या वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, क्योंकि L इक्वल्स टू होता है mvr, जहाँ पे m होता है मास, ठीक है, एंड v होती है वेलोसिटी एंड r होती है रेडियस। ओके, तो क्या इनमें L इक्वल्स टू mvr में क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसी वजह से आपका एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। फ्लो मतलब कि धारा, अब धारा कहीं किसी दिशा में प्रवाहित हो सकती है, ठीक है, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, मैग्नीट्यूड इसमें हमें मायने रखता है, इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। पावर अगेन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर या फिर सदिश राशि क्या है? अच्छा, अभी शायद मैंने अदिश को सदिश बोल दिया था, तो सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी और अदिश मतलब कि स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कोणीय संवेग इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड क्वांटिटी? अब देखिए, एक तो आपको याद रखना होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको कि आप माप सकें, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी जिसको हम व्युत्पन्न परिणाम कहते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जैसे कि आपकी लेंथ या फिर लंबाई, मास, ठीक है, टेम्परेचर, ओके, या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, है ना, जिसको आप एक ही बार में, मतलब कि जिसको आपको मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? आपको इसको निकालने के लिए लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करना पड़ेगा। अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मुझे डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा। तो देखिए, ये सभी अब 2 या 3 से ज़्यादा क्वांटिटी पर निर्भर कर रही हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ द्रव्यमान की, ठीक है, तो किसी भी चीज़ का द्रव्यमान या फिर मॉनेटरी स्टैंडर्ड अगर आपको निकालना है, मोल जिसे आप कहते हो, तो मोल का मतलब क्या होता है? उसके अंदर प्रेजेंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, जिसको आप फिर से पृथक नहीं कर सकते, उसी को आप क्या कहते हो? द्रव्यमान कहते हो, ठीक है, जिसको ये किसी और तरीके की माप पर या फिर मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन डेंसिटी, वॉल्यूम और स्पीड ऐसे हैं जिनको निकालने के लिए आपको दूसरे मापक की जरूरत पड़ेगी, दूसरे क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे मास की, वॉल्यूम की, यहाँ पर 3 चीज़ों की, यहाँ पर भी 2 चीज़ों की। तो यहाँ पर द्रव्यमान एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको मेजर करने के लिए किसी और मापक की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, मतलब कि डेराइव्ड क्वांटिटी इनमें से नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका डेराइव्ड क्वांटिटी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? अब वेक्टर क्वांटिटी जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, दिशा के साथ साथ उसका मान भी हो, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे समय, टेम्परेचर, डिस्टेंस या फिर मोमेंटम। देखिए, समय को किसी दिशा की जरूरत नहीं है, वो तो चलेगा और चलता ही रहेगा। टेम्परेचर को भी किसी दिशा की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये भी नहीं। डिस्टेंस, आप लंबाई की बात कर रहे हो, अब लंबाई कितनी भी हो सकती है, किस दिशा में हो ये ज़रूरी नहीं, तो डिस्टेंस भी नहीं होगा। मोमेंटम, बिल्कुल, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि ये मास और वेलोसिटी से मिलकर बना हुआ है, इसलिए मोमेंटम भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा। आगे चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो है एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण बढ़ता है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए? बहुत आसान सवाल है, ठीक है। इसमें बस मैं आपको 3 इक्वेशंस बताऊंगी, उन 3 इक्वेशंस को थोड़ा सा ध्यान से आपको याद रखना है, और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए उन्हीं को ही फॉलो करना है।
ठीक है, अब एक बार इंग्लिश में भी इसे पढ़ लेते हैं। एन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे ऑफ एट अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इफ द एयरक्राफ्ट इंक्रीजेस इट्स एक्सेलरेशन फ्रॉम इट्स रेस्टिंग पॉइंट बाय द यूनिफॉर्म ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रनवे टू गेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें दी हुई हैं। पहली बात करें तो आपको दिया हुआ है एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से उड़ रहा है, तो वेग या फिर इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी, ये आपको दिया हुआ है कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, दूसरी चीज आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब कि त्वरण, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, हाँ, एंड एयरक्राफ्ट टेक फ्रॉम द वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी शॉर्ट 100 मीटर पर सेकेंड है और ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रनवे, अब आपको डिस्टेंस निकालनी, लेंथ निकालनी मतलब डिस्टेंस निकालनी है। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस कहलाते हैं मोशन के, गति के। तो गति के 3 नियम होते हैं, वो याद रखो कि 3 इक्वेशंस होती हैं। पहली आपको याद रखनी है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरी आपको याद रखनी है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अब इस इक्वेशन का यूज करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है। इस और इस इक्वेशन का यूज किया जा सकता है क्योंकि s का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस या फिर दूरी होती है। अब लेकिन पहली वाली इक्वेशन में t दिया हुआ, लेकिन हमें टाइम तो कुछ दिया नहीं है, तो हम इस इक्वेशन का भी यूज नहीं करेंगे। हम किस इक्वेशन का यूज करेंगे, इस लास्ट वाली इक्वेशन का, जो कि क्या है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे v का मान कितना दिया हुआ है 100। अब u की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे एट अ वेलोसिटी 100 मीटर सेकेंड इफ द एयरक्राफ्ट इंक्रीजेस इट्स एक्सेलरेशन फ्रॉम इट्स रेस्टिंग पॉइंट। रेस्टिंग पॉइंट से एक्सेलरेट होना शुरू करता है, मतलब रुका हुआ है पहले कहीं ना कहीं, रेस्ट की कंडीशन है, मतलब कि u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100, v की वैल्यू 100 है, u की वैल्यू 0। 0 क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि ये जो आपके विश्राम स्थल से चल रहा है, विश्राम मतलब कि पहले कहीं रुका हुआ था, मतलब कि आपकी जो शुरुआती जो इसका वेग था वो 0 था, कुछ भी नहीं, एक जगह खड़ा हुआ था, इसलिए u की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी 0 लेनी पड़ेगी, 0 लेनी पड़ेगी, प्लस 2as, a की वैल्यू 10 और s की वैल्यू हमें निकालनी है। बस अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो s का मान जो है, यहाँ पर अगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊं तो s का मान कितना आ जाएगा यहाँ से। अब इसे आप और फर्दर सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 100, ठीक है, क्योंकि 100 स्क्वायर है, एंड 2 इंटू 20, 2 इंटू 10 इज 20, इस 20 को हम नीचे लिख देंगे यहाँ पे और ये हो जाएगा s, 0 से 0 कैंसिल, एंड ये हो जाएगा आपका 500 मीटर, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 500 मीटर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 12th क्वेश्चन, मतलब 12वां क्वेश्चन, प्रश्न हमारे सामने है। आवेग माप है, द इम्पल्स मेजरमेंट इज, इम्पल्स किसका मेजरमेंट है, द्रव्यमान मास का, गति की प्रमात्रा क्वांटिटी ऑफ स्पीड, वेग का यानी मतलब वेलोसिटी, संवेग में परिवर्तन चेंज इन मोमेंटम। तो जो आवेग है, इम्पल्सेस है, वो आप किसके लिए देखते हो, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी में आप ये इम्पल्स चीज को लाते हो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है संवेग में परिवर्तन आवेग का माप है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकेंड समय लगता है। अब भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा रहे हो, 30 मीटर से गिरा दिया आपने तो उसको 30 सेकेंड का समय लगा। उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने में कितना समय लगेगा। अब कोई भी चीज अगर ऊपर से आप नीचे ड्रॉप करते हो तो वो एक्सेलरेट होती है, क्यों, क्योंकि हमारी धरती का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पर लगता है, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप लगभग कैलकुलेशन करने के लिए 10 मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉडी पर, मतलब जो भी वस्तु यहाँ पे गिर रही है उस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आप क्या लिख देंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब किसी वस्तु को 30 मीटर से आप गिरा रहे हो, कितनी दूरी से गिरा रहे हो 30 मीटर से, तो ये दूरी यहाँ पर 30 मीटर हो गई।
ठीक है। तो उस 120 मीटर में गिराने में कितना समय लगेगा? तो देखो पहले तो अपन क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले इक्वेशन चूज करेंगे। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू यू प्लस AT का कोई रोल नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका यूज़ करना चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पे समय की बात की जा रही है, लेकिन इसमें समय का कोई लेना देना नहीं, तो ये इक्वेशन भी यूज़ नहीं होगी, सिर्फ सेकेंड इक्वेशन को आप यूज़ करोगे। अब यहाँ पे चलो a का मान पता चल गया, s का मान पता चल गया, अब यहाँ पे मुझे u का मान नहीं पता। तो u क्या है? कोई भी चीज़ को जब आप ऊपर से ड्रॉप करते हो तो यहाँ पर वो रेस्ट की पोजीशन पे होती है, चाहे आप बॉल को उछालो तो वो वहाँ पहले रुकती है, तो इसका मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 0। तो यहाँ पे u की जगह आपको 0 रखना है। अब प्रश्न को हल कैसे करें इस बात को देखो। देखो जब जो डिस्टेंस था वो 30 मीटर है, ठीक है, तो इस कंडीशन में कैसे इसको सॉल्व करें? तो देखिए यहाँ पे आपने लिखा 30, u की जगह आप 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ, a की जगह हम 10 ले लेते हैं, हालांकि 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम उसे 10 मान के करते हैं, 10 इंटू टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, ठीक है, एंड 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं 6, या फिर रूट 6 इक्वल्स टू टी। यहाँ पे टी का मान कितना आ रहा है? जब दूरी 30 मीटर थी, अंडर रूट 6, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन पे चलेंगे, जब आपके दूरी कितनी हुई है? 120। ए का मान तो आप क्या रखेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रखेंगे, है ना। अब यहाँ से u के मान को भी हम 0 ही लेंगे। अब इसमें अगेन हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करें, तो 120 इक्वल्स टू u मतलब कि 0 इंटू टी हाफ a का मतलब 10 और ये t स्क्वायर। अगेन हम इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 5t स्क्वायर, ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, ये हो गया 120, ठीक है। अब 120 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, t स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 5 2 एंड 4, है ना। अब इस 24 को आप क्या लिख सकते हो? 24 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6 इंटू 4 रूट टी, या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट 6, ठीक है। तो अगर ये T1 है और ये है T2, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? ये लिख सकती हूँ 2T1 इक्वल्स टू T2। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी वस्तु को 30 मीटर से दूर आप छोड़ रहे थे तो उसे अंडर रूट 6 टी का टाइम लग रहा था, तो जब इस टी के मान में जितना भी समय लगा हुआ है, अगर आपने उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आपको 120 मीटर से गिराने पर उसका समय प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब सही आंसर है 2t सेकेंड्स, ठीक है। अब ये टी का मान कुछ भी हो सकता है, ओके। चलिए, तो 2t सेकेंड्स टोटल हमारे लगेंगे, हमारा आंसर हमें मिल गया। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इनटू द वॉइड, ठीक है, समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, या फिर समान बल होता है। अब शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का भैया त्वरण जो है, एक्सेलरेशन जो होता है वो समान होता है। जब भी कोई चीज शून्य में गिरेगी, वॉइड में जाकर के गिरेगी, तो एक्सेलरेशन उसका सेम होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होता है? मतलब कि जब व्हेन अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, मतलब कि फोर्स की वैल्यू आपको 5 न्यूटन दी हुई है, इज अप्लाइड टू अ मास दिया हुआ है 2 kg, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब कैसे निकालें? तो एक और फॉर्मूला नोट डाउन कर लो कि फोर्स इक्वल्स टू होता है मा मतलब कि मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 2, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, f की वैल्यू दी हुई है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, एक्सेलरेशन दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, क्योंकि ऑप्शंस में भी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड और 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको सही उत्तर 2.5 मीटर पर सेकेंड अगर आपने लगाया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो सही ऑप्शन है ए नंबर, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो यहाँ पर भौतिकी के कुछ हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया। आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को और बेहतर बना देगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए भौतिक विज्ञान के आपको क्या करना है, बस हमारा जो कंपटीशन स्टेप अप है उसे सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें हम स्कूल लेवल छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं, उन सभी चैनल्स को भी अवश्य देखें। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं इसी का पार्ट 2 लेकर के आऊँगी और भौतिक विज्ञान के कुछ और क्वेश्चंस जो कि आपको MP पुलिस में हेल्प कर सकते हैं उन्हें सॉल्व हम करेंगे। तब तक के लिए इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।